हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज अकाउंटिंग इक्वेजन. ओके, व्हेन वी स्टडी अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेजन देन इट इज कॉल्ड बाय द नेम अकाउंटिंग इक्वेजन. It is a mathematical expression which shows that the assets of the firm are equal to the sum of its liabilities and capitals contributed by the owner. क्या लिखा हुआ है ये कि जो भी असेट्स होते हैं ना फर्म के, वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर के. तो ये जो हमारा हो गया, जो इक्वेजन बन के आई, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेजन. जो भी लाइबिलिटीज है और जो भी कैपिटल है जो कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर है, ये दोनों बराबर होते हैं फर्म के असेट्स से. इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेजन. और जो अकाउंटिंग इक्वेजन है ये बेस्ड होती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे. अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं. एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा. अगर एक क्रेडिट हुआ है तो एक डेबिट हो जाएगा. ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज बैलेंस शीट के बारे में. अब बैलेंस शीट में ये बात तो सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है. और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना, उनको भी ये बात पता होती है कि बैलेंस शीट का मतलब होता है कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. और ये बैलेंस शीट टैली होना बहुत जरूरी होता है. बट वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी वांट दैट बैलेंस शीट शुड बी टैलीड. ये बात हम नहीं जानते कि क्यों बैलेंस शीट का टैली होना बहुत जरूरी है. तो आज हम आपको पहले यही समझाते हैं कि क्यों हमें बैलेंस शीट को टैली होने के ऊपर बहुत फोकस करना होता है. इक्वेजन में भी हमने क्या पढ़ा? इक्वेजन में हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारा असेट्स है वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होगा ना. और इसी को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग इक्वेजन कहेंगे. अब ये जो असेट्स दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पे, वो है 1 लाख का टोटल. और जो कैपिटल हमारी दी हुई है वो भी 1 लाख की है. ये जो असेट्स परचेज किया है बिजनेस ने, ये कहाँ से परचेज करेगा? जब पैसा आएगा तभी तो असेट्स परचेज होंगे ना. तो ये असेट्स परचेज करने के लिए पैसा होना चाहिए बिजनेस के पास, जो बहुत जरूरी है. पैसा आएगा कहाँ से? या तो ओनर कंट्रीब्यूट करे कैपिटल, तब ये आएगा. या तो जो लाइबिलिटीज है या किसी बाहर वाले से उधार में पैसा मांगा जाए, तब पैसा आएगा और फिर ये असेट्स परचेज किए जाएंगे. तो इस बिजनेस ने क्या किया है, 60,000 की कैपिटल खुद कंट्रीब्यूट की है और 40,000 का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्रिएट की है, मतलब लोन लिया है कहीं से. तो टोटल इनके पास 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज आ गया. अब ये 1 लाख रुपीज को इन्होंने इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्ट करना मतलब इन्होंने असेट्स खरीदे हैं. कैश एट बैंक में कुछ पैसा रखा, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, सब मिला के पूरा जो असेट्स बन गया इनका 1 लाख का. तो 1 लाख इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और पूरा 1 लाख का असेट्स खरीद लिया. और इसी को हम कह रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई. अगर 1 रुपए भी कहीं पर खर्च नहीं किया होता या कहीं पर भी नहीं प्रॉपरली लिखा होता, तो यहाँ पे कभी भी हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती. तो हम तुरंत पकड़ लेते कि यहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेशन हुआ है अकाउंट्स में. इसीलिए बैलेंस शीट का टैली होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. इन द अबव बैलेंस शीट असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड. असेट्स कहाँ रिकॉर्ड हुए थे? राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड हुए थे. एंड द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हुई थी लेफ्ट हैंड साइड पे. ये तो बता दिया हमने. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल ऑफ द बोथ द साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैलेंस शीट का हमेशा और हमेशा इक्वल होना बहुत जरूरी है. बिकॉज असेट जो भी है ना बिजनेस के, वो परचेज किए गए हैं आइदर फ्रॉम द फंड्स सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर. अब जो असेट्स है वो खरीदे कहाँ से गए हैं, कहाँ से पैसा आया? या तो प्रोप्राइटर ने वो पैसा लगाया है या तो एक्सटर्नल पार्टीज ने पैसा इन्वेस्ट किया है. तो अबव बैलेंस शीट डिस्क्लोज दैट देयर आर टू असेट्स, देयर आर टोटल the above balance sheet disclose that there are total assets
वर्थ रुपीज 1 लाख, तो टोटल असेट्स कितने के हैं? टोटल असेट्स है 1 लाख रुपीज का, आउट ऑफ विच asset worth rupees 60,000 have been purchased from the capital provided by the proprietor। और 60,000 कहाँ से आया? जो ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, एंड द रिमेनिंग 40,000 जो है असेट्स का वर्थ वो परचेज किया गया है जो भी एक्सटर्नल पार्टी से फंड मिला था। तो टोटल 1 लाख के असेट्स परचेज कर लिए बिजनेस ने। ओके, अब देखिए, अबव पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेजन। अब कैसे इक्वेजन में एक्सप्रेस होगी? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो लाइबिलिटी हमारी 40,000 की थी, कैपिटल 60 का था, तो 40 + 60 कर दिया, हमारा असेट्स 1 लाख का आ गया। अब इन तीनों टर्म में से कोई एक टर्म भी मिसिंग होगा तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू। ओके, अब जैसे लाइबिलिटीज को इधर रख लिया, लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला? लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो लाइबिलिटीज निकल के आ जाएगी। अब कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल के आ जाएगी। ओके, तो ये तीनों चीज में से आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए बच्चों असेट्स कैसे निकालते हैं, बताइए लाइबिलिटीज कैसे निकालते हैं, बताइए कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेजन सिग्निफाई दैट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल, टू द टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। जो असेट्स होते हैं ना बिजनेस के, वो हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं। वही बात बार बार घुमा घुमा के बताना चाह रहे हैं कि जो भी असेट्स होता है वो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बराबर होता है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन आइदर ऑफ द असेट्स। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो कोई भी असेट्स में चेंज ला सकते हैं, लाइबिलिटीज में चेंज हो सकता है या कैपिटल में चेंज हो सकता है। एंड इवन आफ्टर द चेंज ऑफ द असेट्स, अगर असेट में भी चेंज हो रहा है तो विल बी अगेन इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। फिर भी वो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बराबर आएगा क्योंकि असेट इज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ही होता है। एंड इफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इक्वल इन द इनकम ऑफ अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द असेट्स, अगर असेट्स इंक्रीज हुआ तो देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आइदर द कैपिटल और द लाइबिलिटीज ऑफ द सेम अमाउंट। तो हम ये कहेंगे कि या तो कैपिटल बढ़ी या लाइबिलिटी बढ़ी है, तभी जो है असेट्स भी बढ़ गया। तो टोटल समरी यही निकल के आ रही है कि असेट्स जो होता है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। अब चलिए ये बताइए, कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? असेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैपिटल हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बताइए लाइबिलिटीज निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? जब हम असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटीज निकल के आ जाएगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट की क्या मीनिंग होती है? अब ये नहीं कह सकते हम कि डेबिट का मतलब सिर्फ प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब बस माइनस होता है, ये गलत है। डेबिट और क्रेडिट जो है ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ द अकाउंट पे। अकाउंट का नेचर कैसा है, अकाउंट पर्सनल है या अकाउंट रियल है या नॉमिनल है, तो उस नेचर पे हमारा डेबिट और क्रेडिट डिपेंड होता है। अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करें तो जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होते हैं ना ऑफ लाइक नेचर आर in actual practices the individual transaction of like nature are recorded, added and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. उसे हम account का नाम देते हैं। Prior to understanding the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning and the form of an account. ये भी वही बात कह रहे हैं कि अगर हमें डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब समझना है तो हम सबसे पहले अकाउंट का मतलब समझ लें और फिर उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझेंगे। तो समझिए पहले अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट जो है ना ये रिकॉर्ड है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, जो रिलेट करता है पर्टिकुलर पर्सन और आइटम से। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अलग रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो। हम हर एक नेचर ऑफ
चीज़ का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज, जहाँ जिस जगह पे, जो प्लेस पे हम ये नेचर ऑफ इस, द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज टर्म्ड एज एन अकाउंट। तो उसे हम किसका नाम देते हैं? अकाउंट का नाम देते हैं। सच एज द अकाउंट ऑफ घनश्याम, जैसे कि क्या हम कहते हैं, अकाउंट हो गया घनश्याम का, या द अकाउंट ऑफ राम हो गया, द अकाउंट ऑफ मशीनरी हो गया, द अकाउंट ऑफ सैलरी हो गया। इसका मतलब ये कि मशीनरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब मशीनरी के अकाउंट में डाले जाएंगे। सैलरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब सैलरी के अकाउंट में चले जाएंगे। रेंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे सब रेंट के अकाउंट में डाल देंगे। तो all transaction entered into the Ghanshyam will be recorded in the account of Ghanshyam, and similarly all transaction relating to Ram will be recorded on the account of Ram। सारे transaction जो राम से related होंगे वो सब हम राम में डाल देंगे। तो an accounting is a ledger। accounting क्या होता है? accounting जो होता है ये ledger record होता है जो summarized करता है, मतलब जहाँ पर हम सारी चीज़ों को सम अप करके लिख देते हैं, उसी को हम अकाउंट का नाम दे देते हैं। कि सैलरी अकाउंट अगर हमने बोला तो मतलब कि हम सैलरी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हम सब की सब चीज़ों को डिटेल में सैलरी अकाउंट में लिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, जो एब्रीविएशन होता है ना, डेबिट को हम डीआर के नाम से लिखते हैं, डीआर डॉट। इसका मतलब डॉक्टर नहीं होता, इसका मतलब होता है डेबिट। एंड क्रेडिट इज रिटन एट सीआर, सीआर के नाम से लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट इंटाइटल्ड कैश अकाउंट एंड इट फॉर्मेट विल बी गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कैश अकाउंट प्रिपेयर हुआ है। तो मेनली जो ये लेजर होता है जो आप लोग 10th में भी बना चुके हैं, अभी इसमें भी हम लोग क्लास 11 में भी डिटेल में पढ़ेंगे। 6 या 7 चैप्टर है लेजर का। अकाउंट को मेनली हम लेजर के ही नाम से जानते हैं। जैसे ये कैश अकाउंट बना है ना, तो डेबिट और क्रेडिट बना है, ये हो गया आपका। द अबव अकाउंट रिजेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी, ये टी के नाम से, एज सच इट इज ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट। इसको हम टी शेप अकाउंट के नाम से भी बोल रहे हैं कि ये हमारा कौन सा शेप का अकाउंट है, टी शेप का अकाउंट है। और लेजर भी सारे हमारे ऐसे ही बनते हैं, टी शेप में बनते हैं। ओके, नाउ अब पढ़ लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का? In order to decide when to write on the debit side of the account and when to write the credit side of the account, there are two approach है। एक है हमारा अमेरिकन और एक है हमारा इंग्लिश। अमेरिकन को हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं और इंग्लिश जो अप्रोच है इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भी एग्जाम में कि इंग्लिश अप्रोच को हम किस अप्रोच के नाम से जानते हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच या तो डबल एंट्री सिस्टम। तो विच हैज बीन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा? इंग्लिश अप्रोच। ओके, अब हम लोग आज और अभी हम लोग अमेरिकन अप्रोच डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन कैसे करी जाती है, किस एक चीज को हम डेबिट में लिखते हैं और कब और कैसे अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच ने ये सिंपल सी बात ये बोली है कि जितने भी सारे अकाउंट के ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग, जितने भी सारे अकाउंट हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे 5 बेसिक हेड्स के अंदर। ये जो 5 नाम लिखे हुए हैं ना, इन 5 हेड के अंदर हम सारे के सारे जितने भी नाम आ रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गुडविल हो, इन 5 हेड्स के अंदर सारे अकाउंट हमारे कवर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि फर्नीचर है तो फर्नीचर किस हेड के अंदर आएगा, वो असेट्स होगा कि लाइबिलिटीज होगा कि कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा कि लॉस होगा। तो ये चैप्टर जब हम लोग ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 का जो 2nd पार्ट हमने वीडियो अपलोड करी है जिसमें हमने बेसिक टर्म डिस्कस किए, उसमें हमने ये अच्छे से समझाया है कि फिक्स्ड एसेट क्या है हमारा, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स क्या है। तो वहां पर आपको ये बात पता चल जाएगी कि कौन सा नेचर ऑफ आइटम कहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये वहां से आप देखेंगे और वहां से समझेंगे। अब हम उसके आगे बता रहे हैं कि
जो 5 मेन हेडिंग है, पहली हमारी हो गई असेट्स, दूसरी है लाइबिलिटी, तीसरी कैपिटल, थर्ड रेवेन्यू और इनकम, और फिफ्थ है लॉसेस। तो जितने भी हमारे असेट्स होंगे जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितने भी सारे असेट्स हैं सब हम असेट्स के अंदर लिख देंगे। और फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी, तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है वो सब हम लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। लाइबिलिटीज मीन्स लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, जितना भी पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो हम कैपिटल अकाउंट के अंडर लिखेंगे। देन रेवेन्यू, जो भी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड है, सैलरी रिसीव्ड है, वो सारी रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के अंडर में आ गई। फिर लॉसेस और या एक्सपेंसेस में वेजेस पेड, टेलीफोन बिल पेड, तो ये लॉसेस एंड एक्सपेंस के अंडर में आ जाएगा। तो ये 5 हेड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच अकाउंटिंग को। ये 5 हेड है, इसके अंदर हम अकाउंट को पहले फिट करेंगे। फिर उसके बाद वाइल डिस्कसिंग एन अकाउंटिंग इक्वेजन वी हैव स्टडीड दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन अकाउंट देयर विल बी एन इक्वल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अनदर अकाउंट। ये बेसिक रूल है, अगर एक अकाउंट इंक्रीज होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वन अकाउंट विल बी इक्वल डिक्रीज इंक्रीज इन अनदर अकाउंट अकॉर्डिंगली फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरी ऑफ अकाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड। सबसे पहले हम असेट्स अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। असेट अकाउंट में क्या होता है, जब कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। जब कोई भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज में लिखेंगे, और असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, अब इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। When there is an increase in the amount of the assets, such increase is recorded on the debit side. And when there is a reduction in the amount of asset, such is recorded on the credit side. For example, firm purchase furniture rupees 60,000. Firm ने 60,000 का फर्नीचर परचेज किया तो हम इसको किस साइड लिखेंगे, it will be recorded on the debit side of the furniture account. Since the furniture has increased his amount, ना इंक्रीज हुआ है, अगर फर्नीचर हमने परचेज किया है तो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, और अगर इंक्रीज हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। तो अगर हम जर्नल में एंट्री पोस्ट करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड ऐसे लिखेंगे टू कैश अकाउंट से। अब कैश नीचे क्यों आ रहा है ये बाद में बताते हैं, पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। ये बात समझ में आई कि जब भी हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी तो इसलिए हम इसको डेबिट में लिख रहे हैं। अब मान लीजिए फर्नीचर सोल्ड कर दिया तो व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ एन एसेट, जब हम एसेट को बेचते हैं तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, और ये इन्होंने एक अकाउंट भी बना के बताया है असेट्स का, लेजर अकाउंट जैसे बनता है कि असेट अकाउंट लिखा, इसको हम फर्नीचर अकाउंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये फर्नीचर अकाउंट है। इंक्रीज हुआ है फर्नीचर की वैल्यू में तो हमने डेबिट में लिख दिया, डिक्रीज हो रही है फर्नीचर की वैल्यू तो हम क्रेडिट में लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज अकाउंट। अब हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी में क्या होता है, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है मतलब हम बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन ले रहे हैं, पहले जितना लोन लिया उससे काम नहीं चला और हमने लोन ले लिया तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर हमने लोन पे कर दिया, अपनी लाइबिलिटीज को कम कर दिया तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो when there is an increase in the amount of liability, such an increase will be recorded on the credit side of the liability account. On the other hand, if there is reduction in the amount of liability, so it will be recorded on the debit side of the liability account. For example, firm borrow 50,000. अगर firm ने 50,000 borrow किया है गोविंद से तो the account of गोविंद will be credited since 50,000 is now owing to him. When the loan is repaid, the account of गोविंद will be डेबिटेड। जब लोन हम पे कर देंगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि लोन खत्म हो गया, लोन की पेमेंट कंप्लीट हो गई। ओके, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लाइबिलिटी है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट में रिकॉर्ड है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट में रिकॉर्ड है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का क्या रोल है, कैपिटल में जब कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी
तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब कैपिटल वैल्यू घटेगी तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ओके, कैपिटल लाइबिलिटी एक साथ जा रहे हैं हमारे, और इनकम जो होता है, जो रेवेन्यू होता है, ये तीनों भाई बहन है, सब एक साथ जाते हैं। मतलब कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में होता है, लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में होता है, और अगर इनकम भी बढ़ती है हमारी तो क्रेडिट में होती है, और अगर इनकम घटती है तो डेबिट में होती है, कैपिटल घटती है तो डेबिट में होती है, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट में होती है। ओके, ये हो गया। कैपिटल अकाउंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एन इंक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर इंक्रीज हुआ है ना कैपिटल में तो हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और अगर डिक्रीज हो रहा है कैपिटल में तो हम कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं।